मेरी बीवी आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी और मैं बिस्तर पर बंद आंखों से उसे देख रहा था। उसकी नज़र में मैं एक सोता हुआ इंसान था, लेकिन हकीकत में मैं जाग रहा था। रात के इस पहर अपनी बीवी को तैयार होता देख मुझे हरगिज़ भी खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरी बीवी मेरे लिए तैयार नहीं हो रही थी, बल्कि इसकी यह तैयारी तो मेरे बड़े भाई के लिए थी। मेरा वह बड़ा भाई जिसे मैंने अपने बाप का दर्जा दे रखा था। मेरी बीवी आधी रात को उसके कमरे में चली जाया करती थी और मैं यह बात अच्छी तरह से जानता था कि वहाँ क्या होता है। हमेशा की तरह इस रात भी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपनी बीवी का हाथ पकड़ लूं और उसे अपने बड़े भाई के कमरे में जाने से रोक दूं, लेकिन मैं मजबूर था। मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था कि मैं अपनी बीवी को अपने बड़े भाई के कमरे में जाने देता। भाई के पास जाता हुआ देखूं, क्योंकि उसे रोकने की ज़रूरत में अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला था। मेरी बीबी निशा की उम्र सिर्फ 19 साल की थी। वह जवान और खूबसूरत भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह मेरे हाथों से बाहर थी, क्योंकि इतनी रातों में एक रात भी ऐसी नहीं आई थी जो उसने मेरे साथ गुजारी हो। मैं हर रात उसे पाने की हसरत लिए बिस्तर पर पड़ा रहता और वह मुझे नज़रअंदाज करके कमरे से निकल जाती। मेरा भाई उसके साथ कैसा भी सलूक क्यों ना करता हो, लेकिन वह वापस ना आती और सारी रात उसी के साथ रहती। आज भी वह जिस तरह तैयार हुई थी, मेरी नज़र उसके खूबसूरत वजूद पर जमी थी और फिर वह खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई और थोड़ी देर बाद अजीब और गरीब आवाज़ों का सिलसिला शुरू हो गया और मैं बेबस अपने बिस्तर पर पड़ा रहा। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता था कि मेरे भाई के कमरे में क्या चल रहा है और मेरी बीवी सुबह किस हाल में वापस लौटेगी। दिल तो चाहता था कि अपने भाई के कमरे में जाऊं और हाथ पकड़कर अपनी बीवी को वहां से वापस ले आऊं, लेकिन मैं बहुत मजबूर था। अगर मैं ऐसा कुछ करता तो हमेशा के लिए अपनी बीवी को खो देता और निशा को खोना मेरे बस में नहीं था। मैं उसे दीवानों जैसी मोहब्बत करता था और इसी के लिए तो मैंने दुबई में अपनी बेहतरीन नौकरी छोड़ दी थी और वापस आया था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मेरे पीछे यहाँ क्या कुछ हो चुका है। यह राज जब मुझ पर खुला, जब मैं अपनी बीवी को मोहब्बत में सब कुछ छोड़कर वापस आ गया और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मेरी बीवी तो मेरे भाई की गुलाम बन चुकी है। मेरी तो दुनिया ही लुट गई थी। शुरू में तो मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं आता था कि मेरी बीवी हर रात मुझे छोड़कर मेरे भाई के कमरे में चली जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि वहाँ सारी रात उन दोनों के बीच क्या होता है। एक पति होने के नाते ये मेरी बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ बर्दाश्त करने पर मजबूर था। मेरी बीवी को कमरे से गए आधा घंटा भी नहीं हुआ था और मेरे बड़े भाई के कमरे से आवाज़ें आने लगी थीं। अपनी बीवी को ऐसी आवाज़ें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। मेरी इज्जत पर एक लानत थी कि मैं अपनी बीवी के साथ यह समझौता देख रहा था, लेकिन कुछ कर भी नहीं पा रहा था। मैंने सब्र का घूंट पी लिया। शायद यही मेरा मुकद्दर था और यही मेरा नसीब। सुबह के वक्त जब निशा वापस कमरे में आई तो उसका बिखरा हुआ हुलिया और लड़खड़ाती हुई चाल मुझे बता रही थी कि वो किस हाल में वापस लौटी है, लेकिन इसके बावजूद मैं अंधा बहरा और गूंगा बना बिस्तर पर पड़ा हुआ था। वह खामोशी से मेरे पास लेट गई, जैसे रात कमरे से बाहर ही न निकली हो और मैं भी अपनी जगह अनजान बन गया ताकि हमारे रिश्ते को बचा सकूं, क्योंकि इस रिश्ते को ख़त्म करना मेरे बस में नहीं था। फ़िलहाल मेरे पास नौकरी भी नहीं थी, क्योंकि मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुबई से वापस आ गया था। इसलिए आधे दिन बाद बिस्तर से निकला। निशा मुझसे पहले उठकर घर के काम में मशरूफ़ हो गई थी। ना वह मुझसे नज़र मिलाती थी, ना मैं उससे। पता नहीं ये कैसा अजीब सिलसिला था जो हम दोनों के बीच पिछले 15 दिन से चल रहा था। मैं खुद को और निशा को इस दलदल से निकालना चाहता था, क्योंकि अब इस तरह ज़िंदगी गुजारना मेरे लिए नामुमकिन हो चुका था। इसलिए मैं तैयार हुआ और घर से निकल गया। मुझे जिस जगह जाना था, मुझे यकीन था कि वहाँ जाकर मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाने हैं, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी हर मुश्किल का हल वहीं है। निशा ने मुझसे नाश्ते का पूछा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। मैं बहुत तेज़ स्पीड में गाड़ी चला रहा था, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तार में मेरे दिमाग में सोच चल रही थी। 15 दिन पहले जब मैं दुबई से वापस आया था, मुझे लगा था कि मेरी बीवी मुझे देखकर बहुत खुश होगी, लेकिन इसके चेहरे के अंदाज बहुत ही अजीब थे। मैं अचानक से घर लौटा था
और उसे सरप्राइज़ कर देना चाहता था, लेकिन उसकी शक्ल देखकर मैं खुद सरप्राइज़ हो गया था। वह ऐसे पेश आ रही थी जैसे उसे मेरा आना कुछ अच्छा नहीं लगा हो या फिर मेरी मौजूदगी में उसे कोई परेशानी हो। भाई भी मुझसे मिलकर कुछ ऐसे ही पेश आए थे। मेरी भाभी घर में मौजूद नहीं थी। निशा ने मुझे बताया कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो अपने मायके गई हुई हैं। यह सुनकर मैं काफ़ी परेशान हो गया था। मुझे भाभी से बहुत प्यार था। मैंने उनसे मिलने जुलने की बात की तो भाई ने मुझे रोक दिया और कहने लगे कि वह तुम्हें देखेंगी तो यहाँ आने की जिद करेंगी। उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, उसे कुछ दिन आराम करने दो, मैं उसे खुद वापस ले आऊँगा। भाई की बात सुन के मैं रुक गया। निशा सारा वक्त घर के कामों में मशरूफ़ रही और जब रात को कमरे में आई तो उसके अंदाज से वैसे ही नहीं थे जैसे कि मैं उम्मीद कर रहा था। पूरे 7 महीने बाद मैं लौटकर उसके पास आया था और वह बिल्कुल नॉर्मल सी पेश आ रही थी। ना ही उसके अंदर जज्बात की कोई तड़प थी और ना ही मिलन की तमन्ना। वह मेरे बराबर आकर आंखें बंद करके लेट गई जैसे सोना चाहती हो। शायद वह किसी बात पर मुझसे नाराज़ हो और इसीलिए मैंने उसे मनाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने तो बहुत आसानी से मेरा हाथ झटक दिया और कहने लगी कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोने दें। यह कहकर उसने कमरे की लाइट भी बुझा दी। मैं सारे अरमान मेरे मिट्टी में मिल गए लिए खामोश रह गया। जिस औरत के लिए मैं अपनी नौकरी दांव पर लगाकर वापस आया था उसे तो मेरी परवाह ही नहीं थी। जिस अंदाज से उसने मेरा हाथ झटका था, मेरी इज्जत को ठेस पहुंची थी। इसलिए मैंने खुद इसकी तरफ से मुंह फेर लिया था और सो गया था। लेकिन आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे निशा बिस्तर से निकल कर कहीं बाहर गई हो। कमरे में अटैच ही बाथरूम था। फिर वह बाहर कहाँ गई थी मुझे समझ नहीं आया और फिर ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मुझसे ज़्यादा नाराज़ हो और इसलिए कमरे से निकली हो। मैंने भी तो जानबूझकर कितने दिनों तक इससे बात नहीं की। कमरे से बाहर निकला तो मुझे वह भाई के कमरे में जाती दिखाई दी। रात के इस वक्त भाई के कमरे में इसका क्या काम था, जबकि भाभी जी घर में नहीं हैं। मुझे अपने भाई और निशा दोनों पर ही भरोसा था, इसलिए मेरे दिल में एक दफ़ा भी उनके खिलाफ कोई बात नहीं थी और मैं भाई के कमरे की तरफ बढ़ गया कि शायद वह किसी काम से वहाँ गई हो। लेकिन कमरे के दरवाजे पर पहुँचते ही कदम जंजीर से बंध गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीबी मेरे पीछे इतनी घटिया हरकत कर सकती है। मैं चाहता तो उसी वक्त कमरे के अंदर दाखिल होकर निशा और अपने भाई को रंगे हाथों पकड़ लेता, लेकिन ऐसा करने से हर रिश्ते का भरम टूट जाता और मैं इस भरी दुनिया में अकेला रह जाता। इसलिए मैंने सब्र से काम लिया था और सोचा था कि मैं निशा के मुंह से सच जानकर रहूँगा कि आखिर उसने मुझे धोखा क्यों दिया। और मेरा भाई, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता था? वह तो मेरा सगा भाई था जिसे मैंने बाप का दर्जा दे रखा था और मेरा भाई अपनी बीबी से बहुत मोहब्बत भी करता था। वह कभी अपनी बीबी को धोखा नहीं दे सकता, तो फिर आधी रात को मेरी बीबी और उसके बीच क्या चल रहा था? मेरी भाभी अपने मायके क्यों गई हुई थी, जबकि आज तक कभी मैंने अपनी भाभी को मायके रहते हुए नहीं देखा था। मेरे अंदर एक तूफान पनप गया था और इस तूफान को इसी वक्त थमना था जब सच्चाई मेरे पूरी तरह खुलकर मेरे सामने आ जाती। मैं पूरे 7 महीने से यहाँ नहीं था और उन 7 महीनों में मेरे पीछे यहाँ क्या हुआ था मुझे सब कुछ जानना था, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी बीबी को अपने भाई के कमरे में जाने से रोकना था और इसलिए अगली रात मैंने सोने के बजाय जागने का फैसला किया। रात के 2 बज रहे थे और मैं टीवी खोलकर बैठा हुआ था। निशा किसी बिन पानी की मछली की तरह बेचैन हो रही थी, यहाँ से वहाँ तड़प रही थी और जब कुछ वक्त और गुजरा तो गुस्से में आ गई। कहने लगी, कब तक जागेंगे आप? बहुत रात हो गई है, टीवी बंद करें और लाइट भी। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने आगे बढ़कर खुद ही टीवी और लाइट बंद कर दी। मजबूरन वह आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गई। मैं भी बराबर खामोशी से लेट गया। जब कुछ वक्त बाद उसे लगा कि मैं सो गया हूँ तब वह पिछली रात की तरह फिर से तैयार होकर कमरे से निकल गई और मेरे दिल में आग जल उठी। उसके जाते ही मैं भी कमरे से बाहर निकला और देखा तो भाई के कमरे में दाखिल हो गई थी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। मैं फ़ौरन स्टूल रखकर रोशनदान के करीब चढ़ा और झांक कर अंदर देखा तो अंदर के मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरी बीबी मेरे भाई के करीब खड़ी थी और मेरे भाई के हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती थी जिसे भाई ने
निशा की हथेली पर रख दिया था और निशा बिल्कुल इस तरह खामोश खड़ी थी जैसे बेजान मूरत हो। इसके बाद जो कुछ हुआ वह देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। निशा तो वही सब कुछ कर रही थी जो मेरा भाई चाहता था। निशा की हालत ऐसी थी कि अगर भाई उसे छत पर उल्टा लटकने को कहता तो शायद वह उससे भी इनकार न करती। लेकिन यह सब क्या था और क्यों हो रहा था, मैं नहीं जानता था। इस रात मैं ऐसे ही लौटकर अपने कमरे में आ गया और अगली रात मैंने निशा को किसी तरह भाई के कमरे में जाने नहीं दिया। जैसे ही वह उठकर तैयार होने लगी, मैं फ़ौरन बिस्तर से उठा और उसका हाथ पकड़कर उसे बैठाया और कहा कि आज की रात तुम कमरे से बाहर नहीं जाओगी। मेरा लहजा और मेरा अंदाज़ा देखकर वो खामोशी से मेरे पास बैठी रही। फिर कुछ देर बाद बिस्तर पर गिर पड़ी। उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ पल की ही मेहमान हो। मैं इस कदर घबरा गया कि ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। मेरी आवाज़ें मेरा भाई सुनकर कमरे से निकलकर मेरे पास आया और निशा की ऐसी हालत देखकर मुझे कहने लगा, इसे मेरे कमरे में जाकर लिटा दो। भाई की आवाज़ सुनकर मैंने गुस्से में कहा कि निशा की हालत इतनी ख़राब है, आपके कमरे में क्यों लेकर जाऊं? हॉस्पिटल लेकर जाना है मुझे। भाई कहने लगा, इसका इलाज मेरे कमरे में है, ना कि हॉस्पिटल में। जो मैं कह रहा हूँ वही करो। उनका लहजा इतना सख्त था कि मैं निशा को उनके कमरे में ले गया और बिस्तर पर लिटा दिया। पहले मुझे कमरे से निकलने का हुक्म दिया और खुद न जाने इसके साथ कमरे में बंद होकर क्या करने लगे। लेकिन कुछ देर बाद जब निशा उनके कमरे से निकली तो पहले की तरह बिल्कुल ठीक थी। इसे ठीक ठाक देखकर मैं हैरान हो गया और खुश भी था। लेकिन यह बात मेरी समझ के बाहर थी कि भाई ने इसके साथ क्या किया है। जो कुछ पिछली रात मैंने अपनी आंखों से देखा था वह बहुत ना यकीन करने वाली बात थी, और जो आज हुआ था उसने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था क्योंकि निशा को तकलीफ़ में देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और फिर हर गुजरती रात के साथ मुझे ऐसे एहसास हुआ कि मैं जिस रात निशा को भाई के कमरे में जाने से रोकता उसी दिन उसकी हालत ऐसे ही बिगड़ जाती। मुझे वापस आए 15 दिन हो चुके थे, लेकिन एक रात भी निशा मेरे साथ नहीं गुजारी थी, बल्कि वह हर रात भाई के कमरे में चली जाती थी। और मैं यह सब कुछ देख कर भी अनजान बन जाता। अगर मेरी जगह कोई और होता तो सीधे अपने भाई को कटघरे में खड़ा कर देता। लेकिन मसला यह था कि मैं रिश्तों को खोने से डरता था। माँ बाप के चले जाने के बाद मेरा बड़ा भाई ही मेरे लिए सब कुछ था, और निशा, वह तो मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी थी। लेकिन वह दोनों मिलकर जो कुछ कर रहे थे उसके पीछे क्या वजह थी, यह जानने के लिए मैं घर से निकला था और सीधे अपनी भाभी के घर पहुंच गया। क्योंकि मेरे पीछे 7 महीने में जो कुछ भी हुआ था उसको सिर्फ मेरी भाभी ही जानती थी। मेरी भाभी ने मुझे अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर पहले तो वो हैरान हुई और फिर खुशी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर के अंदर ले गई और कहने लगी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैं पिछले 2 महीने से यहाँ पड़ी हुई हूँ और तुम्हारे भाई ने एक बार भी पलटकर मुझे नहीं पूछा। मैं हैरानी से बोला कि आपकी तबीयत ठीक है? मुझे तो बताया गया था कि आप बीमार हैं। भाभी ने हंसकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बीमार मैं नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो मुझे बीमार कह रहे हैं। इलाज की ज़रूरत उन्हें है। भाभी का अंदाज अजीब था। मैंने कहा, भाभी, मुझे सच सच बताइए कि मेरे पीछे क्या हुआ है। मैं जब से यहाँ आया हूँ भाई और निशा का रवैया देखकर मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे परेशान देखकर भाभी ने मुझे तसल्ली दी और कहने लगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर मुझे एक राज बताया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो कुछ मैं देख रहा था वह वैसा नहीं था जैसा नज़र आ रहा था। सारी हकीकत जानकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। 8 महीने पहले ही निशा से मैंने अपनी पसंद की शादी की थी। मेरे एक दोस्त की शादी थी और इसी की शादी में मैंने निशा को पहली बार देखा था। वह कम उम्र और खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही शर्मीली लड़की थी और इसी बात ने मुझे उसकी तरफ दीवाना कर दिया था। मेरे माँ बाप तो थे नहीं, बड़े भाई और भाभी थे। जैसे ही मैंने अपने भाई भाभी को निशा के बारे में बताया तो मेरी भाभी बहुत खुश हुई और कहने लगी, यह तो अच्छी बात है, मुझे भी किसी का साथ मिल जाएगा और तुम्हारा घर भी बस जाएगा। लड़की ढूंढने की झंझट से भी जान छूट जाएगी। मैं दुबई से कुछ महीनों की छुट्टियों पर यहाँ आया था क्योंकि मेरी नौकरी बाहर थी और मैं सालों वहीं था। इसलिए मैंने भाभी से कहा कि वह चट मंगनी और पट ब्याह करा दे।
अब मैं 2 साल से पहले दोबारा लौटकर ना आ सकूँगा। भाभी रिश्ता लेकर गई तो निशा के घरवाले भी राज़ी हो गए और वह मेरी दुल्हन बनकर हमारे घर चली आई। शादी की पहली रात ही मैंने निशा पर पूरी तरह अपना हक जमा लिया था और साथ ही साथ उसे यह बात बता भी दिया था कि मेरा बड़ा भाई मेरे लिए बाप की जगह है और इसलिए वह हमेशा मेरे बड़े भाई की हर बात को सर आँखों पर रखेगी और उन्हें किसी शिकायत का मौका नहीं देगी। शादी के 15 दिन बाद मेरी छुट्टियां ख़त्म हुईं तो मैं टूटे दिल के साथ उसे छोड़कर परदेश चला आया। अपनी प्यारी बीवी को छोड़कर अकेला ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोचना भी एक मुश्किल एहसास था और मुझे यह वक्त गुजारना था। मुझे 2 साल की जुदाई को हर सूरत में बर्दाश्त करना था। मुझे दुबई आए महीना ही गुजरा था कि एक दिन निशा का फ़ोन आया और वह तड़प तड़प कर रोने लगी। उसकी रोती हुई आवाज़ सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैंने फ़ौरन पूछा, निशा बताओ क्या हुआ है, ऐसे क्यों रो रही हो? वह धीमे लहजे में कहने लगी, आप वापस आ जाएं, आपके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। मुझे लगा शायद उसे मेरी याद सता रही है और इसलिए वह ऐसी बातें कर रही है। मैंने उसे मोहब्बत से समझाया कि मेरा इस तरह बार बार वापस आना मुमकिन नहीं है और वह मुझसे दोबारा इस तरह की बात ना करे, क्योंकि मेरे लिए भी इस तरह से परदेश में काटना मुश्किल हो जाता है। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई। फिर दोबारा उसने कभी वापसी का कोई जिक्र नहीं किया और मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन आज भाभी के पास आकर मुझे पता चला कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, बल्कि पूरी तरह बिगड़ गया था। इस रोज़ जब निशा ने मुझे रोते हुए फ़ोन किया था, दरअसल वह बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि भाई ने इस पर जादू करवाना शुरू कर दिया था और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। मेरा भाई मेरी शादी नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि मेरे भेजे हुए पैसे से वह शहर में अपने नाम की जायदाद बना रहा था और वह नहीं चाहता था कि मेरी फैमिली बने। इसलिए उन्होंने मेरी शादी तो करवा दी, लेकिन मेरी दुबई वापसी जाने के बाद भाभी मेरी बीवी को भाई के नापाक इरादों से बचा नहीं पाई और भाई ने मेरी बीवी को कई तरीक़ों से तंग करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब निशा तकलीफ़ बर्दाश्त करती चली गई तो उन्होंने काले जादू का इस्तेमाल शुरू कर दिया और निशा को अपने काबू में कर लिया। आधी आधी रात को वो निशा को अपने जादू के असर में करके उस पर पढ़ाई करते, कभी इसका हाथ जलाते तो कभी इसको पढ़ पढ़ कर तकलीफ़ देते और इसकी ऐसी आवाज़ें निकलती, लेकिन कभी भी भाई के खिलाफ़ न जाती। भाई इस पर ऐसा जादू कर रहे थे जिससे वह ज़िंदगी भर के लिए न सिर्फ उनकी गुलाम हो जाती, बल्कि बेऔलाद भी रहती। भाभी ने भाई को रोकना चाहा तो भाई ने बात नहीं मानी और इसीलिए भाभी ने गुस्से में घर छोड़ दिया। भाई दौलत के लालच में इस कदर अंधे हो गए थे कि उन्होंने एक साथ सारे रिश्तों को दांव पर लगा दिया। निशा भी हर रात इसी जादू के असर में उनके कमरे में पहुंच जाया करती और जिस रात ना जाती उसकी तबीयत बिगड़ जाती। यह सब सुनकर मेरी जान निकल गई थी। भाभी ने मुझे इस जादूगर का पता दिया जिसके साथ मिलकर भाई यह सब कुछ करवा रहा था। भाभी ने कहा, अगर तुम अपने भाई से ज़्यादा पैसे दोगे तो यह जादूगर तुम्हारे लिए काम करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने ऐसा ही किया और उस जादूगर को बहुत ज़्यादा पैसे दिए तो उसने ना जाने ऐसा क्या किया कि भाई का जादू ही उल्टा पड़ गया। निशा ने तो उनके कमरे में जाना छोड़ दिया था, लेकिन अब हर रात उनके कमरे से उनकी चीखने की आवाज़ें आने लगी थीं। कुछ दिन यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और फिर एक दिन भाई ने खुद हमारे कदमों में गिरकर हमसे माफ़ी मांग ली, क्योंकि वह बहुत तकलीफ़ में थे और इस तकलीफ़ से निकलना चाहते थे। मैंने भाई को माफ़ कर दिया था, लेकिन अपने रास्ते उनसे अलग कर दिए थे। मैंने हमेशा के लिए दुबई वाली नौकरी छोड़ दी थी और निशा के साथ एक अलग मकान में शिफ्ट हो गया था। कभी कभी रुपए, पैसे और जायदाद इंसान से उसके रिश्ते को दूर कर देते हैं और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जायदाद की लालच में मेरे भाई ने हर रिश्ते को खो दिया था। ना ही भाभी उनके साथ थी, ना ही मैं और निशा। क्या आप लोगों ने भी आज की दुनिया में ऐसे लालची लोगों को देखा है जिन्हें दौलत के आगे रिश्तों की कोई परवाह नहीं होती? धन्यवाद दोस्तों।